बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं असद तूर साहब। बाज़ाहिर छुट्टियां चल रही हैं और असद तूर साहब आज मुझे मिले हैं और मैंने इनसे गुजारिश की कि आप आएँ। कुछ ऐसी खबरें हैं जिसका जवाब सिर्फ असद तूर साहब दे सकते हैं। बाकी जो लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं या किसी हम और साफ़ी को कहते हैं अपने साथ रखते हैं, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो असद तूर साहब से हमने गुजारिश की, क्योंकि बड़ी आम खबरें चल रही हैं। एक तो असद तूर साहब जो इमरान खान साहब एकदम से मुज़ाकरात की बात करते थे, कहते थे कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। फिर अमेरिका में एक मुलाकात होती है ट्रंप और फील्ड मार्शल साहब की। उसके बाद से इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात से पीछे हटते हैं। 5 अगस्त का वो वक़्त देते हैं कि 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होगी, उसका क्लाइमैक्स होगा। और फिर वो अपने ट्वीट्स में भी उस ताकतवर शख्सियत का उसको अब कह सकते हैं कि नाम लेकर हिट करते हैं। तो ये सब क्या चल रहा है कि एकदम से मुज़ाकरात से पीछे हटना और फिर कांग्रेस की हेयरिंग, वहाँ पर पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है वहाँ पर वो बयान करना, इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से भी बातें चल रही हैं। ये क्या सारा सिलसिला? देखिए राय साहब, पहली बात तो ये है कि जो कांग्रेस हेयरिंग है इसमें हमारे यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे नज़र में इसमें कुछ खास नहीं है। जाके उन्होंने 9 मई के बाद के हालात जो पीटीआई के साथ हुआ, कारकुनों के साथ हुआ, रहनुमाओं के साथ हुआ, बयान किए जुल्फ़िकार साहब ने। आपको क्या लगता है कि अमेरिकन को ये मालूम नहीं है? क्यों नहीं मालूम? उनको सब कुछ मालूम है। उनका इधर सफारत खाना, डेली केबल्स दिख जाती हैं, इस मुल्क में ये हो रहा है, ये हो रहा है। और अमेरिकन को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की। तो ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। लेकिन ये अगर इनको लगता है कि इस हेयरिंग से चीज़ें बदलेंगी तो बहुत ही ज़्यादा पीटीआई गलतफहमी का शिकार है। ठीक। क्योंकि देखिए, इमरान खान साहब के लिए क्यों कोई एफर्ट करे? इस वक्त जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अमेरिकी सदर है, वो तो शहबाज शरीफ साहब को मिलने को तैयार नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त मुल्क में बाइख्तियार शख्स एक ही है जिससे बात होनी चाहिए और जिससे अगर कुछ अमेरिकन इंटरेस्ट है तो जो उसमें डिलीवर कर सकता है। उन्होंने उनको लंच पर बुलाया। तो जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कुछ नहीं समझते, वो जेल में पड़े हुए इमरान खान के लिए क्यों एफर्ट करेंगे? ठीक है, तो वो बहुत खामख्याली है। और इमरान खान साहब बिल्कुल ऐसी हेयरिंग से बाहर नहीं आने लगे। और ये जो इमरान खान साहब ने अब एहतजाज की कॉल भी दी है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब को खुद भी आइडिया है कि वो नहीं बाहर आ रहे और मुज़ाकरात में कुछ नहीं रखा। क्योंकि देखिए, इस सेटअप से मुज़ाकरात तो उस सूरत में होना अगर आपने कोई डील करनी है। जब इस सेटअप ने आपको डील देनी ही नहीं, आपकी डील की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे बाहर निकालो, वो इस सेटअप ने देना ही नहीं। क्योंकि ये सेटअप कायम ही आपके जेल रहने पर है। मतलब उनका जेल रहना इस निज़ाम के कायम रहने की गारंटी है। हाँ। तो अब बताइए, क्या आपको लगता है सेटअप ने सुसाइड का फैसला कर लिया? हाँ। कि वो कहें ठीक है जी, आ जाए खान साहब बम्बई और आके हमें गिरा दें? वो ये कभी नहीं करेंगे। नहीं, ये अंटिल अनलेस इनको लाने वालों का किसी तरह से दिल भर जाए, जो कि उनका हर किसी से भर जाता है कुछ अर्से बाद, तो फिर वो एक अलहदा चीज़ है। फिर वो हो सकता है कि दोबारा न्यूट्रल हो जाएंगे। ये जो कहा जा रहा है इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से, और मीडिया पर जो हुकूमत के वजीर हैं, वज़रा हैं, वो भी इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं कि हमने अपने कार्ड बड़ी खूबसूरती से खेलना और हमने अपना मफादात को देखना है, अपने मफाद को देखना है। ये क्या सारा सिलसिला? क्या कोई वहाँ पर वादे वाइद किए गए हैं इस हवाले से? देखें, डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखते हैं और पब्लिकली इसका बार बार इजहार कर रहे हैं कि वो उसमें अब्राहम अकॉर्ड में और मुसलमान मुल्कों को भी शामिल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज दूंगा, बाज़ ऐसे मुसलमान मुल्क भी आएंगे। तो इसलिए मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी, ना मेरे लिए ये खबर होगी कि अगर कल ये पता चले कि उस मुलाकात में अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये कहा कि आप भी अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करके इसराइल को तस्लीम करें। लेकिन क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कमिटमेंट दी होगी कि हम ज्वाइन कर लेंगे? मेरी नज़र में ये इतनी आसान कमिटमेंट नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कॉस्ट है। और पॉलिटिकल कॉस्ट के अलावा भी चले
फौजें तो इलेक्शन नहीं लड़ने होते, लेकिन राज साहब आर्मी चीफ एक ऐसी फौज की क़यादत कर रहे हैं जो एक इस्लामी मुल्क की फौज है, सबसे बड़ी फौज। ठीक है। और वो फौज हमारी जो है, अगर आप देखें कि उसको जैसे कहते हैं आप कैडेट से लेके तो चीफ तक आते आते आपको रेज ही एंटी इंडिया और एंटी इसराइल के नारे पर किया जाता है जी। ठीक है। तो एक दिन अगर आपको सुबह उठेंगे और आपको बताया जाएगा कि हमने पोजीशन चेंज कर लिया, ये नहीं है उसका। इसराइल बुरा नहीं है या दुश्मन नहीं है, तो जो आपका सोल्जर होगा वो उस तरह से उसको बाय नहीं करेगा। तो ये आसान फैसला नहीं होगा कि मजहबी जमातें भी हैं, मजहबी जमातें भी हैं। आप एक एग्जांपल देता हूँ, आपने बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में 2001 से पहले इन्वेस्ट किया हुआ था, तालिबान आपकी क्रिएशन माने जाते थे, ठीक है। लेकिन 9/11 हुआ, जनरल मुशर्रफ ने एकदम पोजीशन बदल ली, एकदम से, बिल्कुल ऐसे ठीक है। है। उन्होंने पोजीशन बदली, हम फ्रंटलाइन स्टेट बन गए, अमेरिका के एलाय बन गए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? आप देख रहे हैं जनरल मुशर्रफ पर कितने कातलाना हमले हुए, खुदकुश हमले हुए, और उन हमलों में फौज के अंदर से लोग मुलविस निकले। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो आपको याद है पीएफ वाले पकड़े गए थे, दीगर पकड़े गए थे, ओसामा बिन लादेन वाला जो सीन हुआ था सारा, उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है सामने। फिर वो एक होते थे जो एपीएस हुआ, उसके बाद ये तो एक बड़ी तल्ख हकीकत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। वो सलीम साफी साहब ने इंटरव्यू भी किया था, उसको किसे छोड़ा था? तो वही बात है ना। तो फिर इसलिए ये वो आसान फैसला नहीं है कि आपको अफगानिस्तान के लिए फैसला लेने के देने पड़ गए थे, ठीक है। तो आप इसराइल के लिए कोई फैसला लेंगे, इट्स नॉट एन इजी थिंग, मेरी नज़र में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग अनटिल अनलेस के दीगर बड़े और इन्फ्लुएंशियल मुसलमान मुल्क, जिसमें सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, कतर है, और इस तरह के दीगर इन्फ्लुएंशियल मुसलमान मुल्क जो हैं, वो भी इसराइल को तस्लीम ना कर लें, ठीक है। और फिर उनकी तरफ से यहाँ पर ये आवाम को हम प्रेजेंट ना कर सकें कि देखो ये मुकद्दस सरजमीन में बैठे हुए लोग हमें कह रहे हैं कि आप तस्लीम करें, और कोई ऐसा उसमें इंसेंटिव हो कि 2 स्टेट सोल्यूशन दिया जा रहा हो कि फ़लस्तीन की हद तक आज़ादी दी जा रही हो गज़ा को और जो वेस्ट बैंक है, तो फिर शायद इन ग्राउंड्स पर कुछ ना कुछ कोशिश की जा सकती है कि इसराइल को तस्लीम करने की कोई बहाना तराशा जाए। बिल्कुल ऐसा ही। अदरवाइज इसके बगैर मेरी नज़र में ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल फासला। ये एक हद तक आप कह सकते हैं कि ये आप जैसे कहते हैं अपने निज़ाम को आप खुदकुशी करवा रहे होंगे। अच्छा असद भाई, आगे बढ़ते हैं। ये जो वाशिंगटन में जो मुलाकात हुई थी, उसको लेकर मैं ये आपके बकौल जो आप कहते होते हैं कि इलास्टिक शुदा शलवार पहनी हुई फार्म 47 की, इस हुकूमत की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या पिंडी पर कुछ खास प्रेशर है, दबाव है? नहीं, अब नहीं। पिंडी पर दबाव था डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को हल्फ लेने तक। अच्छा। क्योंकि पिंडी बहुत खौफ का शिकार था कि जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लॉबिंग की है, और फिर मुख्तलिफ कांग्रेसमैन ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे थे, तो पिंडी बहुत दबाव में था। और मेरे ख्याल में उस दबाव को ज़ाया करने में, ख़त्म करने में नहीं, ज़ाया करने में बुनियादी हाथ पीटीआई के अपने लोगों का है। उसमें मैं जो जिम्मेदार समझता हूँ वो चीफ मिनिस्टर केपी, अलीमीन गंडापुर और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी। 26 नवंबर को अगर वो यहाँ पर डट जाते तो उस वक्त बहुत दबाव था डी चौक में। अमेरिका का खौफ था कि पता नहीं ट्रंप आके क्या करेंगे, और यहाँ पर आवाम 40-50 हज़ार लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। ये बहुत बड़ी तादाद है। इस्लामाबाद में 10 हज़ार लोग सड़कों पे आने, तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है पूरा इस्लामाबाद। ठीक है, तो 40-50 हज़ार लोग आए हुए थे। उसको भी जब ये लोग कैपिटलाइज ना कर सके और कारकुनों को गोलियां लग गई, एक गोली लग गई तो पूरा का पूरा जो वो मजमा होता है ना, वो बिफर जाता है जी, लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने कारकुनों को छोड़कर भाग गए, और वो कारकुन यहाँ पर लाशें उठाते रहे। आप मौजूद थे वहाँ पर? मैं भी मौजूद था। लाशें उठाते रहे, हॉस्पिटल गए, अपने जख्मियों के साथ गिरफ्तार होते रहे, लेकिन उनको बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि लीडरशिप थी नहीं वहाँ पर। 24 से मैं बात कर रहा हूँ 24 नवंबर की। असद तूर भाई, मैंने ये जो खैबर प्लाजा है ना,
वहाँ पर मैं उस वक्त व्लॉग कर रहा था, वहाँ के लोगों के साथ उनके जज्बात देख रहा था। उनके साथ मैंने देखा, मेरे साथ सोहेल रशीद साहब मौजूद थे, मैंने देखा कि वहाँ पर ये 26 नवंबर की रात की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग एक गाड़ी के आगे लेटे हुए। जो बात आपने नहीं की कि वहाँ वो लीडरशिप भाग रही थी, मैंने जाकर पूछा कि यार आप इस गाड़ी के आगे क्यों लेटे हुए, लोगों से पूछा। उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेगम है। मैंने उनसे पूछा कि इस लेटने से क्या, आपका गाड़ी के आगे लेटने से क्या मकसद। उन्होंने कहा कि ये हमें छोड़कर भाग जाएगा जिस तरह 5 अक्टूबर को छोड़कर भागा था। फिर मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी देर गुजरी तो शेलिंग शुरू हो गई, एकदम से गोलियां। वो इलाका तो अंधेरे में डूबा हुआ था, ये पता नहीं चल रहा था कि गोलियां कहां से आ रही, तड़तड़ाहट की आवाज आ रही थी। सोहेल रशीद साहब ने भागकर एक एटीएम मशीन में जान बचाई। मेरे साथ एक लड़का गया हुआ था, मैंने उसका बाजू पकड़ा और मैं फजल हक रोड पर दौड़ता हुआ गया। मैंने कहा यार इस लड़के को अगर कुछ हो गया तो उसका बाप मुझे नहीं छोड़ेगा। ये हमने सारा कुछ वहां देखा है। आगे चलते हैं असद तूर साहब, ये जो 5 अगस्त की तहरीक, इमरान खान साहब ने कहा कि 5 अगस्त को क्लाइमैक्स होगा। इधर अली अमीन गंडापुर 90 रोज का टाइम दे देते हैं, अल्टीमेटम देते थे 90 रोज। अच्छा, फिर इमरान खान साहब जो सेनेट के उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उनके बारे में कुछ कहते हैं पार्टी मुशावरत के हवाले से। वहां पर खींचातानी, ये क्या चल रहा है सारा। और जो एहतजाजी तहरीक है, सलमान और कासिम आते हैं पाकिस्तान, तो कितना इस पर असर होगा, इफेक्टिव होगी। देखें, ये तो मैटर करेगा कि सलमान और कासिम अगर आते हैं, पाकिस्तानी स्टेट उसको कैसे हैंडल करती है। क्या पाकिस्तानी स्टेट उनको एयरपोर्ट से निकलकर आवाम में जाने देती है, ये बहुत मैटर करेगा। और मेरे ख्याल में इसके इम्कानात बहुत कम है कि ये ऐसा होने देंगे। ये एक मुझे जो मतीउल्लाह जान साहब की ये बात है बहुत कन्विंसिंग लगती है कि मोस्ट लाइकली उनको एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर में डालकर डीएलएल जाकर मुलाकात करवा के वापस डिपोर्ट कर देंगे। और उस सूरत में ये आलमी बरादरी को कहेंगे देखें, वो बच्चे थे, अपने बाप से मिलना चाहते थे, हमने पूरी कर दी, लेकिन अगर वो हमारी स्टेट के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट करते तो वो बरतानवी शहरी थे, वो पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने डिपोर्ट कर दिया। मुझे मोस्ट लाइकली लगता है कि कुछ इस किस्म का खेल खेलने की कोशिश करेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि वो अगर आते हैं तो उनके आने के दौरान भी क्या इंटरनेशनल प्रेशर होता है। अगर कोई इंटरनेशनल प्रेशर हुआ कि आप इनको नहीं ये सब कुछ कर सकते, तो फिर शायद हो सकता है। अगर वो अमेरिका जाते हैं, जिस तरह बकौल जमाइमा खान के, कि वहाँ पर वो कांग्रेसमैन से मिलेंगे, वहाँ उनको साथ लेकर, इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को साथ लेकर यहाँ पर वो आते हैं पाकिस्तान, तो फिर इसका क्या इफेक्टिव होते हैं, असर होगा। देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि वो ये कर पाते हैं कि नहीं। अगर वो ये कर पाते हैं तो ऑफ कोर्स इसका एक सिग्निफिकेंट असर होगा, क्योंकि यूएस कांग्रेसमैन होंगे, सब होंगे साथ, तो इसका असर तो होगा। लेकिन ऐसा मैं फिर भी ये वो वाला असर नहीं समझता कि जिससे इमरान खान साहब बाहर आएंगे। ये आपको बात समझनी होगी, क्योंकि एक और एक अमेरिकी सदर में बहुत फर्क होता है। व्हाइट हाउस ज्यादा पावरफुल है, ताकतवर है। कांग्रेसमैन तो शहबाज शरीफ की तरह होते हैं कांग्रेस में। नहीं, शहबाज शरीफ तो खैर बहुत ज्यादा बाख्तियार होते हैं। अच्छा। लेकिन स्टिल जो पॉलिसी है वो उस पर प्रेशर डाल सकते हैं, उसको तब्दील नहीं करवा सकते। और जिनके हाथ में पॉलिसी है वो आर्मी चीफ के साथ लंच करते हैं, उनके साथ बैठकर वो डिनर खाने, मुलाकात 1 घंटे से 2 घंटे। अच्छा, आगे चलते हैं असद तूर भाई, आप हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं, हिस्ट्री आपको बड़ा देखते हैं, अपने अक्सर अपने व्लॉग में इसका तज़किरा भी करते हैं। ये बताइएगा कि भुट्टो भी जेल में रहे, नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे, शहबाज शरीफ साहब तो खैर जाते नहीं थे, वो कहते थे कि मैं 75-72 साल का हूँ, ब्लड कैंसर है, पता नहीं कैंसर सर्वाइवल हो, पीठ में कमर में दर्द है। इमरान खान साहब, मुनीब फारूक साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की लाइट भी बंद की गई, इमरान खान साहब को कैद तनाई में भी डाला गया, इमरान खान साहब को किताबें भी नहीं दी गई। ये उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ। अब कंपैरिजन करें, अगर नवाज शरीफ फी ज़माना, भुट्टो को छोड़ दे, चले भुट्टो भी रहे, फी ज़माना अगर पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान, इनमें आपको क्या लगता है कि इमरान खान बहादुरी और दलेरी के साथ जेल काट रहे हैं, और फिर वो जेल में रहते हुए, जिस तरह वो कहते हैं कि शेर की कचार में एक बहादुर शख्स कलोला करता है, वो वहां से उस ताकतवर शख्सियत को भी टारगेट कर रहे हैं, क्या समझते हैं आप? नहीं, देखें, ये बात तो सच है। अगर आप देखें, इमरान खान साहब जबकि जेल में हैं, उन्होंने एक दफ़ा हॉस्पिटल एडमिट होने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, ठीक है, और ना ही उन्होंने एक दफ़ा कहा है कि मैं, जिसे कहते हैं, मेरे को
दिल की तकलीफ हो रही है या मुझे फलां हो रहा है, प्लेटलेट्स गिरे हैं या ना कोई उनके प्लेटलेट्स गिरे हैं और वो सुकून से हैं अंदर। उनकी बिल्कुल, मैं मुनीर फारूक की बात पर बिल्कुल डाउट नहीं करता, हम्म उनकी बिल्कुल लाइट बंद की जाती रही है। मैं मुनीर फारूक साहब से इत्तफाक करता हूँ। और आप समझ सकते हैं कि इन गर्मियों में जब लाइट बंद होती होगी तो आपकी क्या हालत होती होगी, क्योंकि जेल जो होती है वो सिंगल स्टोरी होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो आपका सेल उस वक्त जैसे कहते हैं ना एक तंदूर बना हुआ होता है, तो उसमें आपकी लाइट बंद की जाती रही हो, आपकी टीवी बंद हो, आपके अखबारात ना आ रही हो, किताब ना आपको मिल रही हो, तो इट्स अ वेरी टफ जेल। और मैं एक बात तो मैं आपको जाती क्योंकि मैं भी आप रहे हैं ना, अडियाला रहे हैं आप। राजा साहब, जेल एक ऐसी जगह है कि आपको मैरियट के एक कमरे में ले जाके बंद किया जाए और आपको कहा जाए अब आप इस कमरे से बाहर नहीं आ सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते, आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास कोई एक्सेस नहीं है ह्यूमन। यकीन कीजिए, हालांकि आपको होगा कि चलो पहले चंद घंटे तो मैं आराम कर लूंगा ना, सुकून से सो जाऊंगा, ये वो मैरिट का कमरा वगैरह रेस्ट होगा, एक दो दिन बाद मुझे फील होगा ना कि मैं दोस्तों को नहीं मिल पा रहा। यकीन कीजिए, जब ये बात ही आपके जहन में आती है ना कि मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता, तो पहले मिनट में आपका सब नर्वस ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है आप बंदे कहते का। हैं कि यार ये मेरी क्या जिंदगी है। तो जेल जितना मर्जी लग्जरी भी हो वो जेल होता है। जेल होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ उस पर जेल को काटना बहुत ही हौसले का काम होता है। तो इमरान खान साहब वो हौसले का बहादुरी से कर वो रहे हैं। काट रहे हैं He's जेल। expressing it. मतलब फिर ये उन कुतुब पर जोरदार तमाचा नहीं है असद भाई के, जो कहते थे कि ये शहजादा है, एक दिन में जेल नहीं रहेगा, ये इक़्तिदार से बाहर निकलेगा, दूसरे दिन मुल्क छोड़ कर चला जाएगा। ये फिर क्या है उनके लिए? नहीं देखिए, वो उन कूतों का तो क्या हम कहें, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब इस हुकूमत के कैबिनेट मेंबर हैं, वो खुल के कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमें गलत साबित किया और हमें सरप्राइज दिया है और वो बड़ी दिलेरी से जेल काट रहा है। तो जब आपका दुश्मन आपका इतराफ़ करने लग गया तो फिर तो मेरे ख्याल में यू अचीव्ड समथिंग। अच्छा, ये मखसूस नशिस्तों के जो फैसला हुआ उसके बाद सेनेट इंतखाबात होने हैं खैबर पख्तूनख्वा में। जो वहाँ स्पीकर है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, वो कह रहे हैं कि मैं हल्फ नहीं लूँगा। 21 को सेनेट इंतखाबात भी हो रहे। ये टिकटों की बंदरबाट क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट, मौलवी पीर नूरुल्लाह कादरी साहब को टिकट, खान साहब ने कहा कि कुछ मुशावरत करें, मुशावरत की गई तो उसमें अली अमीन गंडापुर हवे निकले। वो कहाँ कहाँ से खेल रहे हैं? वो पिच उनकी अपनी है या किसी की बढ़ाई हुई पिच पर वो खेल रहे हैं? देखें, इसमें बाय द वे इमरान खान साहब भी इस तरह मुलविस हैं। अदर तो वो कहते थे ना बजट भी मेरे पास लेके आना, इसमें वो कह रहे थे खुद मुशावरत करके तय कर लो। इट मीन्स वो खामोशी से उनको कह रहे हैं ठीक है, जिनको देने हैं टिकट दे दो, ठीक है। और मसला ये है कि अब पार्टी के लोग हमसे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में मान रहे हैं कि टिकट्स ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जिनकी जेबें बहुत भारी हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जी पार्टी के केसेस हैं, पार्टी चेयरमैन के केसेस हैं, वकीलों की फीसें, केसों के लिए आने जाने के अखराजात, जलसे भी होते हैं, एहतजाज भी होते हैं, तो उस पर बहुत अखराजात होते हैं। तो अगर पार्टी चलानी है तो फिर ऐसे लोग हमारी ज़रूरत है। मैं इमरान खान साहब की मुशावरत उन्होंने जब कहा तो उस पर छोड़ दिया, तो इट मीन्स कि वो इसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, ये आगे चलते हैं कि इमरान खान साहब को के हवाले से आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त एक पड़ी हुई है। ये पहले तो उस पर जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब जब वो कायम होते थे उस पर वो समाते भी करते थे। जब से वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस बने हैं, अर्ली हेयरिंग भी दरख्वास्त डाली गई, वो कहीं बिल्कुल फाइल नीचे दब गई। आपको क्या लगता है कि वो इन छुट्टियों में वो केस लगेगा नहीं लगेगा? और बैरिस्टर साहब के हवाले से आखिरी सवाल बाद में करूंगा, ये इस पर आप कमेंट्स दे दें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, कि वो कहीं फाइल गुम हो गई इमरान खान साहब की अर्ली हेयरिंग वाली। यार देखें, मियां नवाज साहब भी जब डील होगी तो वापस आए थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसे बना हुआ था जैसे जजेस दरवाजे पर खड़े हुए हैं कि सर अपना बरियत का ले देना हमसे। और वो जो एयरपोर्ट पर भी गए थे, यानी कि वो नैब को भी कहते थे कि आप आर्गू कर रहे हैं, नैब कहता था नहीं कर रहा, वो कहते ठीक है बस अभी मैं सुना रहे हैं, मियां साहब चल करें।
तो जब इमरान खान साहब के भी वो दिन आ जाएंगे हाँ। तो आप देखेंगे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइलों को टायर लग जाएंगे। और ये लग जाएंगे। ठीक है वो हाँ, वो दिन आएंगे जरूर वैसे। मुझे नहीं लगता जल्द आएंगे कम से कम। हाँ ठीक है, अभी तो ये सेटअप है हाँ। और सेटअप का जाने का कोई इरादा नहीं। ठीक है, और अभी तो इस सेटअप को मजीद मजबूत करने के लिए यहाँ पर हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्टों में जज लगे हैं। हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब आपने लंबा निज़ाम चलाना ना। लेकिन लंबा निज़ाम तो इससे पहले भी कहीं प्लान तो मनसूबाबंदी तो की गई थी ना। हर दफ़ा होती है, हाँ, लेकिन वो उतना चला नहीं पाते। ये सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की तो यहाँ पर 25 जज है जी। काजी फाइज ईसा साहब जब गए थे तो उस वक्त ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद थी 59,000। अभी भी ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद 59,000 है। वो क्या फ़ायदा हुआ कि वो कहा जा रहा था कि हम जज ला रहे हैं जी के ज़ेर अल्तवा मुकदमात कम होंगे। पूरे मुल्क में 33 लाख से ज़ायद ज़ेर अल्तवा मुकदमात है। यार देखें, वो जज इसलिए नहीं लाए गए थे, हाँ। वो राय साहब लाए गए थे अपनी मेजॉरिटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उस वक्त तक जस्टिस मंसूर अली शाह लोगों की मेजॉरिटी थी। उनकी मेजॉरिटी तोड़नी थी, अपनी मेजॉरिटी बनानी थी और उस मेजॉरिटी के सर पे अपना आईनी बेंच बनाना था। वो अहदाफ अचीव हो गए हैं। उनको 25-25 28 लाख तनख्वाहें मिल रही हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं, तो खत्म हो गई केसेस की आईनी बेंच के सरबराह तो कह रहे हैं जी कि वकला से खिताब करते हुए कि आप भारी भार फीसिस लेते हैं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, आइन के साथ खड़ा होना। मुझे लगता है उनकी स्लिप ऑफ टंग होगी। हाँ। वरना ये बात करते हुए उनको सबसे पहले अपना चेहरा नजर आना चाहिए था नहीं कि तो आपका तनख्वाह भारी लेना काम नहीं है। आपका काम उस भारी तनख्वाह के इवज अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, वो आईने पाकिस्तान का दिफा है, अपने हल्फ की पासदारी है। जिन तीनों चीज़ों में से आप एक भी नहीं कर रहे। नहीं तो ये जो उन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला दिया, वो तो आइन की पासदारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आइन के हल्फ की पासदारी, मुकम्मल पासदारी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो फैसले हैं ये आइन से ज़्यादा आर्मी एक्ट की पासदारी थे। अच्छा, उस एक्ट के पासदारी। आखिरी सवाल आपसे करूँगा असद भाई, बैरिस्टर सैफ साहब जब जब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, कभी उन्हें हेलीकॉप्टर पर लाया जाता है, बाकी तमाम के लिए रास्ते, दरवाजे, हर्डल, बैरियर सब कुछ होता है, उनके लिए कुछ भी नहीं होता। वो शू करके गाड़ी उनके अंदर जाती है, मुलाकात करके वापस आ जाते हैं। और उनकी मुलाकात कभी रोकी भी नहीं गई। नहीं रोकी गई। मैं ये कभी जेल से खाली आते हैं। हाँ। तो बस वो आपको पता है पीटीआई में भी पीटीआई से ज़्यादा किसी और का तर्जुमान है। तो बस ठीक है, फिर उनको रसाई दे दी जाती है और उन्हीं के जरिए बातचीत खान तक पहुंच जाती है और खान से वापस आ जाती है। आपके दोस्त थे, मेरे भी बड़े दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। आखिरी सवाल है, एतराज़ सैयद साहब, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है ख़ास ट्विटर अकाउंट से। देखें, वो एजाज की जो दो स्टोरीज हैं, वो एक तो एजाज सैयद साहब की थी ना सदर जरदारी के हवाले से, और दूसरी वो बहरिया टाउन वाली। बहरिया टाउन वाली। तो उसकी शायद कुछ लोगों को बहुत दुख है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दुख बहरिया टाउन का है। अच्छा, बहरिया, क्योंकि वो जो डील बहरिया टाउन चाह रहा था, शायद लगता है, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर बाज़ लोगों को वो डील कबूल थी, लेकिन वो खबर बाहर आने के बाद फिर जब तनकीद हुई तो फिर वो डील डिरेल होगी। डिरेल हो गए, मतलब तो वो फिर डील वो लोग अपना गुस्सा फिर अब ट्विटर कैंपेन से उतार रहे हैं। ट्विटर, ये तो कहा गया जी मीर शकील और रहमान और इब्राहिम साहब को कि इनसे डिसऑन करें पब्लिकली। तो वो यही कह रहा हूँ ना, तो वो फिर गुस्सा किसी और चीज़ का है। चलें, बहुत शुक्रिया असतूर साहब। नाज़रीन, असतूर साहब के सामने वो तमाम खबरें रखी हैं जिसका जवाब बाकी कोई साफ़ी नहीं दे सकता था। ये असतूर साहब का तुर्रा इम्तियाज़ है कि ये बात को लगी लपटी के बगैर सामने रख देते हैं। और यकीनन जो मैंने इनके सामने, ये आपका बड़ा वैल्यू एडेड टाइम होगा और यकीनन आप इससे वो तमाम जो आपके सुनना चाहते थे अपने दिल की बात, वो मैंने असतूर साहब के सामने रखी हैं। उन्होंने तमाम उन बातों के जवाब दीजिए। मुझे असतूर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वो नाज़रीन, असतूर साहब के बकौल कि डील की बातें यहाँ पर हो रही हैं, डील के हवाले से और मज़ाकरात के हवाले से भी बातें हो रही हैं, लेकिन इनका कहना है कि इमरान खान साहब, असतूर साहब का, कि इमरान खान साहब उस वक़्त तक बाहर नहीं आएंगे जब तक ये इनकी दी हुई शराइत पर वो पूरा नहीं उतरते। लेकिन इमरान खान साहब
कहते हैं कि मैं ये काम एक उसमें 9th मई के वाले से जो इश्यूज़ हैं वो हैं, उसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं उन बातों पर मैं उनके हवाले से मैं माज़रत नहीं करूँगा। वो सीसीटीवी फुटेज की बात करते हैं इमरान खान साहब। इनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की वो मांग ना करें, डिमांड ना करें, इससे वो पीछे हट जाए। बल्कि ये यहाँ तक भी कहा गया कि अगर वो मामूली सा रिग्रेट करें, मतलब जो उनके साथ इमरान खान साहब के रुफ़क़ा हैं, उनके साथ मुलाकात के लिए जाते हैं, तो वो उनके सामने ये मामूली सा रिग्रेट कर दें और वो बाहर आकर ये बात करें कि इमरान खान साहब ने अफ़सोस का इज़हार किया। लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इस हवाले से वही है जो वो बारहा ये बात कह चुके हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ। नाज़रीन, वो मौक़िफ़ वही था जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो प्रीमिसेस थी वहाँ से उठाया गया था, उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक़्त के चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक ने उसे दुरुस्त करार दिया था। लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को कालादम करार दिया था। और आपको याद होगा कि उस वक़्त उस बेंच के सामने खान साहब ने ये बात रखी थी कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि मैं तो रियासत की कस्टडी में हूँ था। तो उन्होंने फिर उनके वकला ने उस पर कुछ इज़हार किया था, लिख कर तहरीरी तौर पर दिया था। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ वही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दे चुके हैं। मुझे दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।